अब हम लोग समझेंगे गोली दर्पणों की वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f में क्या है, संबंध है। ठीक, और इसका फार्मूला होता है f बराबर r/2 या r इक्वल टू 2f होता है। मतलब f बराबर r/2 या r बराबर 2f होता है। तो हमें दोनों दर्पणों में प्राप्त करना कि कैसे ये फार्मूला आएगा। ठीक, तो सबसे पहले किस में समझेंगे हम लोग, अवतल दर्पण में समझेंगे। आइए समझिए, बड़े अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे, बहुत छोटे में समझाएंगे, है ना। तो ध्यान दीजिएगा कैसे है। कौन सा दर्पण बना है, अवतल दर्पण बना है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, अवतल दर्पण बनाएंगे। क्या बनाएंगे, अवतल दर्पण। ध्यान दीजिएगा, ये बन गया आपका अवतल दर्पण बन गया। ठीक, M1 और M2 बन गया ना। और अवतल दर्पण को मैंने बोला बार बार सजाने के लिए, सजाने तो आ गया होगा कैसे सजाना है। अवतल दर्पण है तो इसका जो मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु आपका क्या मिल गया, P मिल गया। क्या मिल गया, P। और P के बाद हमें C चाहिए, तो देखिए P के बाद C ऐसे मिलेगा। जब इसको ऐसे गोला बनाएंगे ना, तो इसके बीच में आपको क्या मिलेगा, C मिल जाएगा। ठीक, अब P और C को जब आप मिलाएंगे तो ये बन जाएगा मुख्य अक्ष। क्या बन जाएगा, मुख्य अक्ष। यहां तक तो आपको समझ में आ गया। ठीक, अब हमें देखिए कैसे प्राप्त करना है। यहां बीच में क्या होगा, एफ होगा। अच्छे से देखिएगा कैसे हम सिद्ध कर रहे हैं। फिगर तो आगे बनाने आपको। अगर आपको कह रहा कि गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f में संबंध बताइए, तो आपको पता कि यहाँ गोली दर्पणों लिखा है, मतलब मुझे दोनों दर्पणों का प्राप्त करना है, अवतल का भी और किसका, उत्तल का भी करना है। तो सबसे पहले हम अवतल का प्राप्त कर रहे हैं। तो अवतल जैसे ही लिखे हैं कि अवतल दर्पण के लिए, तो सबसे पहले आप अवतल दर्पण ही बनाएंगे। अवतल दर्पण बनाइए, ध्रुव दर्शाइए, वक्रता केंद्र दर्शाइए, फोकस दर्शाइए, मुख्य अक्ष बनाइए। ये सब तो करने आना चाहिए ना। इतना जब आप कर ले जाएंगे तो आगे मैं तो बता ही रहा हूं कैसे करना है आपको। तो देखिए कैसे करेंगे। मान लीजिए 6 स्थिति होती है, 6 स्थिति में कहीं भी वस्तु है मान लीजिए, लेकिन यहाँ पर हम प्रतिबिंब बनाने के नियम को लेकर फॉलो करेंगे, उससे हमारा बहुत आसानी से आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रकाश की किरण हम मुख्य अक्ष के समांतर ले जाएंगे। ये प्रकाश की किरण कैसे चली है, मुख्य अक्ष के समांतर गई है। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई है तो यहाँ टकराया कि नहीं टकराया, और जैसे ही टकराया तो किससे निकलेगा, फोकस से निकलेगा। सबको पता है किससे निकलेगा, फोकस से निकलेगा। ये लीजिए फोकस से निकल गया। क्लियर, समझ में आया। तो इसका नाम है क्या, इसका नाम है परावर्तित किरण। यहां मैं लिख दे रहा हूं, परावर्तित किरण। और ये जो किरण गई है मुख्य अक्ष के समांतर, इसका क्या नाम है, आपतित किरण। क्लियर हो गया। तो प्रतिबिंब बनाने का कौन सा नियम है, यहां पर प्रतिबिंब बनाने का पहला नियम है, पहला नियम है कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस से होकर क्या होती है, निकल जाती है। क्लियर, समझ में आया ना। अब समझो, ये परावर्तक पृष्ठ पर जिस बिंदु पर ये टकराई है ना, तो परावर्तक पृष्ठ पर जिस बिंदु पर यह गिरी है, प्रकाश की किरण गिरी है और गिर के फिर फोकस से होकर गई है, और इसी बिंदु से वक्रता केंद्र से अगर हम रेखा खींच देते हैं, कोई लाइन खींच देते हैं, वो बन जाएगा अभिलंब। क्या बन जाएगा, अभिलंब। देखिए कैसे, इस बिंदु से वक्रता केंद्र से यदि कोई लाइन गुजार दीजिए तो ये तुरंत क्या कहलाएगा आपका, अभिलंब। क्या दर्शा दिया जाएगा, ये क्या बन गया, अभिलंब बन गया। क्या बन गया आपका, अभिलंब बन गया। ध्यान दीजिए, परावर्तक पृष्ठ पर जहां प्रकाश की किरण यानी प्रकाश की किरण परावर्तक पृष्ठ पर जहां गिरी है जिस बिंदु पर, और उसी बिंदु से यदि वक्रता केंद्र से कोई एक लाइन खींच दिया गया ना वक्रता केंद्र से, तो समझिए ये रेखा कौन सा बन गया, अभिलंब बन गया। क्या बन गया, अभिलंब, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल, और नॉर्मल को दर्शाया जाता है यन से, तो ये हो गया अभिलंब।
क्लियर, समझ में आ गया, अविलंब हो गया। अब आपको पता होगा कि जैसे ही अविलंब हमने खींचा तो इसके दो कोण बन गए, एक कोण यहाँ बना और एक कोण यहाँ बना, है ना। तो प्रावर्तन का द्वितीय नियम क्या कहता है कि कोण आई बराबर कोण आर। क्लियर, समझ में आया, कोण आई बराबर कोण क्या हो गया, आर हो गया, ये हो गया आर। अब इसका नामनीकरण भी कर सकते हो आप, इसका नाम डाल दीजिए ए, इसका नाम डाल दीजिए बी, है ना। बाकी तो सब आपको पता ही है, सब कुछ पॉइंट यहाँ तक आके समझ में। अब हमें क्या करना है, डेरिवेशन करना, सिद्ध करना कि एफ बराबर आर बाई टू कैसे आएगा, ठीक, समझिए। अब तो सबसे पहले प्रावर्तन का नियम लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख रहे हैं क्या लिखे हैं, निगमन लिखे हैं। कैसे निगमन हो रहा है देखिए, कोण आई बराबर कोण आर, यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे प्रावर्तन के सेकंड लॉ से। सेकंड लॉ का मतलब प्रावर्तन के सेकंड नियम से, मतलब द्वितीय नियम से। किस नियम से, द्वितीय नियम से। कोण आई बराबर कोण क्या हो गया, आर, कोण आई बराबर कोण आर हो गया, ठीक, क्लियर हो गया। अब समझिएगा यहाँ पर कि कोण आई बराबर कोण आर तो हो गया, ये पहला मेरा पॉइंट समझ में आ गया कि कोण आई बराबर कोण क्या है, आर है। इसको बना लेते हैं इक्वेशन नंबर, हम क्या बना लेते हैं, फर्स्ट बना लेते हैं। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। आगे फिर देखिए क्या हो रहा है कि ये जो अभिलंब है, क्या है, अभिलंब है, क्या है, अभिलंब है। तो कोण आई बराबर कोण आर तो बन गया मेरा, लेकिन इसी में हमारा जड का रूप बन रहा है। जड के रूप मतलब एकांतर कोण। कौन सा कोण, एकांतर कोण। देखो कैसे निकल के आ रहा है एकांतर कोण। यहां से मैं यहाँ साइड में अलग फिगर कर रहा हूं, ये देखिए ए है, ए से चला है कहां तक, बी तक, और बी से फिर देखिए ऐसे डॉट 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 कहां तक आया, सी तक आया है, और सी से फिर कहां गया है आपका, ई एफ तक गया है। सही है कि नहीं सही है, देख लीजिए इसे। ए से बी, लिखिए ए से बी, फिर बी से देखिए सी, बी से सी, और सी से फिर कहां तक, एफ या पी तक आया कि नहीं आया, आया आपका ना। तो ये बन गया जड के रूप में। किस रूप में, जड के रूप में। और जड के रूप मतलब ए बी और सी एफ एक समांतर रेखा हो गया। ए बी और ए बी समांतर क्या हो गया, सी एफ हो गया। ए बी समांतर सी एफ, और ए बी समांतर सी एफ जब इसके बीच में कोई तीसरी रेखा इसे तिर्यक हो जाती है तो हमारा बन जाएगा एकांतर कोण। क्या बन जाएगा, एकांतर कोण। तो एक कोण और एक कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। तो यहाँ कोण कितना था, आई, एक कोण हो गया आई, तो ए भी कितना होगा, आई। तो इस हिसाब से ये सी भी कितना हो जाएगा, आई ही हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, आई हो गया। तो यहां पर हम लिखेंगे एकांतर कोण से कैसे नामनीकरण देंगे, ध्यान दीजिएगा। ये आई आ गया ना, कैसे आया, तो इतना ध्यान रहे कि ये आई कैसे आया। अब यहां लिखे होंगे आप आई बराबर क्या लिखे हैं, आर लिखे हैं। आई बराबर क्या लिखे हैं, आर। अब यहां लिखेंगे त्रिभुज बी सी एफ, बी सी एफ, ध्यान दीजिए, बी सी एफ में दो कोण क्या है आपस में, कोण आई और कोण क्या है, आर है। तो यहां पर हम लिखेंगे बी सी एफ में कोण आई बराबर कोण आर। कैसे, ध्यान दीजिए, कोण आई बराबर कोण आर कैसे हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो आई है ये आई इसके बराबर होगा, और इधर आई किसके बराबर लिखे हैं, आर के बराबर लिखे हैं। इसलिए कोण आई बराबर कोण क्या हो गया, आर हो गया त्रिभुज बी सी एफ में। और जिस त्रिभुज की दो कोण बराबर होती है, जिस त्रिभुज की दो कोण बराबर होती है वो होती है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु
त्रिभुज। समद्विबाहु मतलब जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर तो उसके दो कोण भी बराबर। तो जब दो कोण बराबर हैं इस त्रिभुज के, तो दो भुजा भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहां पर हो जाएगा बी एफ बराबर सी एफ। हो गया, बी एफ बराबर क्या हो गया, सी एफ। किसके हिसाब से, समद्विबाहु त्रिभुज से। किससे हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज से। क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, ध्यान देना है। अब यहाँ पर जो बिंदु बी है, अब इसके द्वारक को अगर ऐसे हम लंब डालें यहाँ पर, तो ये धीरे धीरे यहाँ पर छोटा करते जाएंगे द्वारक को। तो यहाँ लिखेंगे जब द्वारक छोटा होता जाता है तब बिंदु बी कहाँ आ जाएगा, पी पर आएगा। तब बिंदु पी पर समपाती होगा। क्या होगा, समपाती होगा। कैसे, ध्यान दीजिए। यहाँ पर ये बिंदु बी था, यहाँ पी पर आ जाएगा। तो पहले बी एफ था और यही बिंदु यहाँ आ जाएगा। तो बी एफ बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ हो जाएगा। बी एफ बराबर पी एफ। देखिए बी एफ बराबर पी एफ होगा। कैसे, मैंने बोला ये जो बिंदु बी है, तो बिंदु बी और एफ, ए तो यहाँ पर ए भुजा आपका है, और यही बिंदु बी अगर यहाँ आ जाए तो ये आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा गया बी एफ बराबर क्या हो गया, पी एफ हो गया। कोई दिक्कत किसी को नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, जब बी एफ बराबर पी एफ है तो यहाँ पर आप देखिए ऊपर लिखे होंगे बी एफ बराबर पी एफ, तो बी एफ बराबर सी एफ भी तो हो सकता है। और जब सी एफ होगा तो आपका फिर यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर हमारा बी एफ बराबर पी एफ आया है। ठीक, क्लियर, आपको समझ में आ गया ना। तो यहाँ पर बी एफ बराबर पी एफ, बी एफ बराबर क्या हो गया, पी एफ हो गया। ठीक, ए भुजा और ए भुजा बराबर है, तो ए भुजा बराबर है तो ए इसके बराबर भी हो जाएगा। तो पी एफ बराबर क्या हो जाएगा, सी एफ हो जाएगा। पी एफ बराबर सी एफ भी हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आप समझिए। अब हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या, देखिए यही लाना ना। अब हमें करना है पीसी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अब पीसी। पीसी बराबर, इसको इक्वेशन नंबर क्या बना दीजिए, 2 बना दीजिए। ठीक, अब पीसी लिखा है तो पीसी कितने टुकड़े में है, 2 टुकड़े में है। तो पीसी बराबर हो जाएगा सी एफ प्लस पी एफ। ठीक, अब पीसी जो थे, पी और सी, ये ध्यान दीजिएगा, पी और सी, तो ये वक्रता केंद्र है और ये क्या है, ध्रुव है। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। तो पीसी को दर्शाएंगे किससे, आर से। सी एफ दिया है तो सी एफ हमको क्या निकालना है, फोकस दूरी निकालना। तो पी एफ चाहिए, तो पी एफ एक है, ये है। तो देखिए सी एफ बराबर पी एफ है, तो यहाँ हो जाएगा पी एफ प्लस पी एफ। अब देखिए आर बराबर एक पी एफ मिलकर कितने हो जाएंगे, 2 पी एफ। और आर बराबर 2 पी एफ दिया है तो 2 हो गया। पी एफ का वैल्यू देखो, पी एफ मतलब पी यहाँ पर, पी यहाँ पर, एफ यहाँ पर। तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी किससे दर्शाते हैं, एफ से दर्शाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा एफ। क्या हो जाएगा, एफ। तो आर बराबर 2 एफ सिद्ध हुआ, या एफ बराबर आर बाई 2 आ गया। इस प्रकार हमने क्या किया, सिद्ध कर लिया। हैंस प्रूव हो गया। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत छोटे में समझाया गया है ना। यदि आप पिछली क्लास पढ़े हो अच्छे से तो आप छोटे में कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ज़्यादा मैंने कुछ भी ऐसा नहीं विस्तृत किया, बस आराम से मैंने क्या किया, लगा दिया। ठीक, यदि आपको समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट जरूर करें, है ना। नहीं आएगा तो इसका दूसरा विधि मैं बताऊंगा, और आसान विधि बताऊंगा। वैसे हमको लगता है इससे आसान कोई विधि अब नहीं मिल पाएगा। समझ में आया ना। तो स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं।
हो गया? क्या हुआ? नहीं समझ में आया? चलो ठीक है, फिर से देख लो क्या करना है ना? देखो कैसे समझना है, अब अच्छी प्रकार से समझना, ठीक है ना? चलो देखो ध्यान से, ध्यान से देखो बस, है ना? फिगर भी रहने दे रहे हैं, ये सब ऐसे ही रहेगा, ठीक है? फिर से देखो, अवतल दर्पण के लिए F बराबर R/2 हमको प्राप्त करना है ना, तो देखो अच्छे से, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? अवतल दर्पण, एकदम फाइनल देखना कैसे मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। ये तो दर्शा ले जाओगे सब लोग ना, CEF, ठीक, इतना बनाने आ जाएगा ना सबको? आ जाएगा ना? ठीक। अब देखो, हमें प्रकाश के परावर्तन का जो है नियम लागू करना है, तो मैंने प्रकाश के परावर्तन का जो नियम था, मैंने बताया था आपको कि प्रतिबिंब बनाने के कितने नियम बताए थे? 3 बनाए थे ना, तो 3 में से एक नियम फॉलो कर लो। तो एक नियम क्या था? पहला नियम यही था कि मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और टकरा के किससे निकलेगी? फोकस से। तो देखो वही चीज मैं कर रहा हूं यहाँ पर, देखिए मुख्य अक्ष के समांतर गया, किससे निकलेगा? फोकस से निकला। क्लियर हो गया ना? तो ये जो प्रकाश की किरण आपतित हुई है और आपतित होकर टकरा के क्या हो गई है? परावर्तित हो गई है ना? तो यहाँ पर इस जो ये बिंदु प्राप्त हुआ है, इस बिंदु से अगर इसके केंद्र से अगर मतलब वक्रता केंद्र से कोई रेखा खींच देते हो ना, तुरंत बन जाएगा अभिलंब। ये क्या बन गया? अभिलंब बन गया। ये क्या बन गया? अभिलंब। इसका नाम है अभिलंब और इसका नाम है आपतित किरण, आपको पता चल गया होगा। और इसका नाम क्या है? परावर्तित किरण हो गया। ठीक, क्लियर? अब हमें क्या पता चला कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण और अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच का कोण आपस में क्या होता है? बराबर होता है। मान लो अगर ये आई है तो ये भी क्या होगा? आई ही होगा। क्लियर समझ में आया ना? अगर ये आई है, ये भी आई होगा, मतलब मैंने बताया था कोण आई बराबर कोण आर, लेकिन दोनों आपस में जब बराबर है तो आई बराबर आई लिख सकते हो, आर बराबर क्या लिख सकते हो? आर लिख सकते हो। यहाँ तक समझ में आया ना? तो ये हो गया मेरा पहला नियम, कोण आई बराबर कोण आई। ये हो गया पहला पॉइंट। ठीक, क्लियर समझ में आया? अब कोण आई बराबर कोण आई मिल गया। अब हमें क्या करना है? ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि यहाँ पर एक एकांतर कोण बन रहा है। क्या बन रहा है? एकांतर कोण। देखो कैसे बन रहा है, यहाँ पर मैंने नाम रखा था ए हो गया, बी हो गया। तो देखो ए से बी गया और फिर बी से ऐसे सी पे आया, देखो सी पे आया है, और सी से फिर देखो एफ पे चला गया। तो इसको एकांतर कोण बोलते हैं। जो जड के रूप में होता है वो एकांतर कोण होता है। अगर यहाँ पर आई है तो ये भी क्या होगा? आई होगा, क्योंकि एकांतर कोण के तिर्यक रेखा के इस ओर और इस ओर आपस में कोण क्या होता है? बराबर होता है। इसलिए कोण आई यहाँ पर तो आई यहाँ, अगर 30 अंश यहाँ है तो 30 अंश यहाँ होगा, तो आई बराबर क्या होगा? आई। तो आई बराबर आई, तो यहाँ का भी कोण क्या होगा? आई ही होगा। ये जो सी है ये भी क्या होगा? आई ही होगा। समझ में आया? अब देखो, अब ए भी आई है, तो ये तो एक त्रिभुज अब बन गया, यहां से लेके यहां तक बना कि नहीं बना? तो यहाँ जो त्रिभुज है, त्रिभुज बी सी एफ में, तो त्रिभुज बी सी एफ में दो कोण बराबर हैं, यानी कोण आई बराबर कोण आई। तो जिस त्रिभुज की दो कोण बराबर होते तो उसके दो भुजा भी बराबर होंगे। तो यहाँ दो भुजा कौन है आपका? एक है सी एफ और एक कौन है? बी एफ। तो सी एफ बराबर बी एफ या बी एफ बराबर क्या हो गया? सी एफ हो गया। यहां तक आ गया समझ में? समीकरण क्या बना दीजिए? 2। आया समझ में ना? किसके हिसाब से? समद्विबाहु त्रिभुज के हिसाब से हुआ है, क्योंकि ये त्रिभुज एक बन रहा है और इस त्रिभुज का एक कोण और एक कोण आपस में बराबर है, तो इसके भुजा दो बराबर होंगे, है ना? तो ये भुजा बी एफ है, ये भुजा क्या है? सी एफ, ये दोनों बराबर हो गए। अब मैंने क्या लिखा था कि जब द्वारक छोटा होता जाता है, ये द्वारक है, ये द्वारक है, ये द्वारक है, जैसे जैसे बी ऐसे धीरे 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 पी पर जब आएगा, ये जो बी है कहाँ आ गया? पी पर आ गया। कहां पर आ गया? पी पर आ गया। तो ये जो बी पी पर आया था, तो जहां पर बी एफ था अब हो गया पी एफ। क्या हो जाएगा? बी एफ बराबर क्या हो जाएगा? पी एफ। बी एफ बराबर क्या बन गया? पी एफ बन गया, यानी बी एफ बराबर क्या बन गया? पी एफ बन गया। ठीक, क्लियर? अब बराबर देखिए, यहाँ बी एफ के बराबर पी एफ आया कि नहीं आया? आया ना? अब समझो यहाँ पर बी एफ बराबर पी एफ आ गया।
आया कि नहीं आया? यानी ये जो बी बिंदु था यहाँ पर पी पे आ गया, तो जहाँ बी एफ था और इसी बी एफ को ऐसे कर देंगे तो ये पी एफ बन गया। और पी एफ बराबर आया तो आपका, तो पहले से सी एफ और बी एफ बराबर था, तो बी एफ बराबर सी एफ है कि नहीं है? तो यहाँ जहाँ बी एफ है यहाँ बराबर सी एफ भी लिख सकते हो। आया कि नहीं आया? यही पॉइंट हुआ ना। और इसी पॉइंट के बाद मैंने फिर क्या उठाया? पी सी उठा लिया। क्या उठा लिया? पीसी। और पीसी देखो दो टुकड़े में है, पी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, तो पीसी के बीच में एफ है कि नहीं है? तो एक टुकड़ा यहाँ पर, एक टुकड़ा है, इन दोनों को जोड़ेंगे तभी तो पीसी होगा। तो पीसी बराबर देखिए हो गया सी एफ और क्या हो गया? पी एफ हो गया। तो पी सी क्या है आपका? तो यहाँ देखिए पी और सी ये वक्रता त्रिज्या हो गई आर, बराबर सी एफ दिया है, तो सी और एफ जो है आपका यहाँ पर देखिए ध्यान से, सी एफ की जगह पे क्या रख देंगे? सी एफ की जगह पे पी एफ प्लस पी एफ, एक पी एफ मिलके दो पी एफ हो गए, तो आर बराबर दो। और पी एफ वैल्यू क्या होता है? पी एफ का वैल्यू एफ है, तो यहाँ टू एफ हो गया, तो आर बराबर टू एफ या एफ बराबर आर बाई टू। अब तो समझ में आया? अब आ गया ना समझ में? हाँ, तो इसी तरह आप समझिए। ठीक, आ गया तो ठीक है, तो आगे हम बढ़ें। अब चलते हैं इसी तरह उत्तल दर्पण में। किस में चलेंगे? उत्तल दर्पण में।